हेलो हेलो बच्चों। आवाज आ रही मेरी आप सभी को? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए बैठ जाइए बच्चों, जल्दी से सारे सेटल हो जाइए। राधे राधे। बच्चों कल आप लोग का संडे को पेपर था क्या? हम्म। चलिए ठीक है। हाँ जी बच्चों, जहां से हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन थोड़ा था वहीं से डिस्कशन करना, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बैठ जाइए बच्चों, जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बच्चों, जब तक आप लोग बैठ रहे हैं सेटल हो रहे हैं, मैं रिकैप देता हूँ जल्दी से। तो पिछली बढ़िया बढ़िया बेटा, पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन किया था और बेसिक बेसिक बातें करी थी बच्चों की कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो आप सीधे सीधे m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स के पास वेलोसिटीज है वो लिख दो सारे, डिवाइड बाय टोटल मास यानी कि m1 प्लस m2। इस तरह से बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया गया था कि आप सारे पार्टिकल्स के एक्सेलरेशंस लिख दो, इंडिविजुअल m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास। अब बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा कि वेक्टर फॉर्म में ही रखनी है। वेक्टर फॉर्म का मतलब अगर राइट की साइड जा रही है तो उसको प्लस, लेफ्ट के साइड जा रहा है तो माइनस, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी डायरेक्शन के साथ आएगा। ये तो बेसिक डिस्कशन हो गया था, ठीक है। फिर बच्चों इसी में कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अगर हमें पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चाहिए बच्चों, किसी बच्चे को याद है फॉर्मूला कि लीनियर मोमेंटम अगर सिस्टम का चाहिए तो हम लोग, गुड मॉर्निंग बच्चों, अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं? किसी बच्चे को याद हो, बताना चाहे लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। भूल गए तुम लोग? हाँ, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। m टोटल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब जितना टोटल मास है यानी सारे पार्टिकल्स के मास को जोड़ दीजिए और उसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिस्टम का, टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आ जाता है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने और डिस्कशन किया था कि जो नेट फोर्स है किसी भी सिस्टम पे वो होगा m टोटल ACM, ठीक है। और बच्चों हम लोगों ने ये भी बात की थी, तो इस फॉर्मूले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आई थी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप उस पर फोर्स लगा दो, इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ द फोर्स, की फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, आप सीधे सीधे सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन निकाल सकते हो। मतलब मान लीजिए ये 10 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, और ये मान लीजिए कुछ मैं 4 न्यूटन ले लेता हूँ, और इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास 6 kg है, तो जो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, जो इनके सारे फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा, तो 10 8 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 6, ये एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, इस केस में 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब एफ नेट मैंने इसमें बात करी थी, तो इसमें देखिए बच्चों, नेट फोर्स का मतलब इसमें केवल एक्सटर्नल फोर्सेस ही आएंगे, ठीक है, इसका मतलब हो गया एक्सटर्नल फोर्सेस। सर इंटरनल क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस को जब आप जोड़ेंगे तो उनका सम 0 हो जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्सेस ही हैं जो सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चों मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स लिए थे, है ना, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मान लीजिए चार्ज पार्टिकल का मास m1 है, यहाँ चार्ज पार्टिकल का मास m2 है, इसमें बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है आपको? 0 होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। क्या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होने का मतलब है, देखिए मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट, आप बताइएगा सही है कि गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल इज 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा बच्चों, है ना, क्योंकि A1 A2 नॉन जीरो हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये इधर एक्सेलरेट करेगा, ये इधर एक्सेलरेट करेगा, पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों। आप अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों A1 A2 कांस्टेंट होगा,
A1 A2 कांस्टेंट होगा। देखिए A1 A2 कांस्टेंट हो भी सकता है बच्चों, नहीं भी हो सकता है। इस केस में नहीं होगा क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस घटेंगे तो A1 A2 यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो कुछ ये सिचुएशन है। कांस्टेंट वहां हो सकते हैं जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ध्यान क्या रखना बच्चों कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका कभी मतलब नहीं होगा कि A1 A2 0 होंगे। A1 A2 की वैल्यूज होगी। ठीक है, अगर फोर्सेस लग रहे हैं दोनों पार्टिकल पे तो। चलिए, और इसी डिस्कशन को बच्चों आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं और थोड़ा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाता हूँ। ध्यान से देखिए, बोलिए बेटा। पुराने कॉन्सेप्ट पे एक लाइन, क्या लाइन है बोलिए। ध्यान ऐसे नहीं भूलो, नहीं तो नीट का फिर से अगले साल करना पड़ जाएगा प्रिपरेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बेटा? सिर्फ एनएलएम आ रहा है, सेंटर ऑफ मास नहीं आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास बच्चे आपके 25 अगस्त वाले टेस्ट में आएगा। फिर 25 अगस्त को भी है ना एक। हाँ, 25 अगस्त को नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसमें आएगा फिर आपको सेंटर ऑफ मास रोटेशन। ठीक है यार, अपडेट तो कुछ नहीं आया है मेरे पास। वेनेसडे तक का सिलेबस आया, थर्सडे को 15 अगस्त है, उस दिन छुट्टी है। 17-18 का कोई अपडेट नहीं आया है। 16-17। क्या बेटा? हाँ, तो आप लोग का तो कंप्लीट हो ही गया अच्छे से, अब बढ़िया प्रिपेयर करिए आप लोग। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। तैयार हो जाओ तुम लोग सैटरडे, और जिस दिन छुट्टी है उस दिन बिल्कुल तैयारी रखना क्योंकि मोस्टली टीचर छुट्टी पे जा रहे हैं और मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। अ, मैं भी चले जाऊं? अरे यस सर नहीं बोलो, तुम लोग का फिर सिलेबस कैसे बढ़ेगा पागलों मेरा थोड़ा सा स्लो चलता है ना यार मेरा सिलेबस, इसलिए। हाँ, आपके पास मैसेज नहीं आया? वीक वीकली शेड्यूल में आया है सिलेबस, अब मैंने भी देखा नहीं है वैसे। बच्चे बता रहे हैं कि बच्चों पूरा सिलेबस लिख रहा हूँ तुम लोग। अच्छा अच्छा, ये फिर ये बच्चों कैसे पता, तुम लोग कैसे पता चल गए बच्चों? ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूँ सिलेबस। एनएलएम है, वर्क एनर्जी पावर है पूरा, सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन तो खैर एनएलएम का हिस्सा हो गया। चलिए, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आ रहा है सर्कुलर मोशन। एनएलएम आ गया पहले, लेकिन अभी देखिए सेंटर ऑफ मास, ये सर्कुलर मोशन है बच्चों, है ना, सेंटर ऑफ मास नहीं है। इस बार का जो प्रपोज्ड सिलेबस था, ये सर्कुलर मोशन है। इस बार का जो प्रपोज सिलेबस था उसमें सेंटर ऑफ मास और रोटेशन रख रहे थे, जो कि पॉसिबल ही नहीं था होना। तो आप लोग का शायद वर्क एनर्जी और पावर का पूरा नहीं हुआ था, तो वर्क एनर्जी पावर इसमें आ जाएगा। और बाकी ये हो चुके हैं हालांकि, लेकिन ठीक है, एक बार और दे लीजिएगा। सब कुछ, ये सब कुछ है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये सब कुछ है। ठीक है, पूरा फुल फुल, है ना। आ जाओ बच्चों जल्दी से। हाँ यार, थोड़ा सा अब ना फ्लो पे चलेंगे बच्चों। क्या है कि एक लिंक्ड है सारी चीजें, तो थोड़ा सा इसको फ्लो में एक बार पढ़ लेते हैं। थ्योरेटिकल सवाल इसमें बन जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होने का मतलब ये नहीं है कि A1 A2 0 हो। इंडिविजुअल पार्टिकल एक्सेलरेट कर सकता है, जैसे आप ये एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, और इसी में देखिए कंटिन्यूएशन में सुनिए जरा ध्यान से कि जैसे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इट इज m टोटल इनटू VCM। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इट इज m टोटल इनटू VCM। अब बच्चों अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, जरा ध्यान से देखिएगा, d dt ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, देखिए बच्चों हम लोग को मिल जाएगा m टोटल, चूंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा d dt ऑफ
VCM। तो लीनियर डी ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बच्चों ये बन जाएगा आपका m टोटल इंटू VCM। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m टोटल इंटू ACM। और आप सारे जानते हो बच्चों कि m टोटल इंटू ACM ये कहलाता है नेट फोर्स, F एक्सटर्नल या नेट फोर्स। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इट इज इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है, ये बच्चों नया डिस्कशन है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा अपने नोटबुक में। अभी रुक जाइए, मैं बताऊंगा आपको जब नोट करना होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू F एक्सटर्नल या नेट फोर्स। ठीक है, एक बार फिर से बच्चों देखिए, ये एक नेट फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, इसमें इंटरनल फोर्स काउंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब है जब भी लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लग रहा होगा। या इसका उल्टा बोले कि जब भी फोर्स लग रहा होगा तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अगर F जीरो कर दे, हम लोग यहाँ पे फोर्स जीरो कर दें, तो यहां से सीधा मतलब हो जाएगा बच्चों कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम सिस्टम इज कांस्टेंट या लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो बच्चों आप ये थोड़ा सा नोट करिए, इसके बाद मैं एक दो लाइनें आपको लिखवाता हूं। इससे पहले वाली स्लाइड सारा सब कुछ आपके पास प्रेजेंट है बच्चों ऑलरेडी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से लिखना होगा ये जो मैंने बताया अभी आपको। लिख लिया बच्चों ये सब? ठीक। जो लोग लिख लिए बच्चों, नोट बना के हम लोग, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए आराम से लिखिए, नोट बना के कुछ लोग लिखेंगे इसके बारे में। बच्चों बोल रहा हूं है ना, लिखिए, दो लाइनें लिखना है। अगर, लिखिए अगर F एक्सटर्नल जीरो हो, अगर F एक्सटर्नल जीरो हो, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। अगर F एक्सटर्नल जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। उसी में कंटिन्यू कर दीजिए बच्चों। इसका मतलब, इसका मतलब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हर पार्टिकल का, इसका मतलब ये नहीं है कि हर पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट होगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि हर पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट होगा। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ क्या लिखा है। जैसे लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये हो गया m1v1 प्लस m2v2, लीनियर मोमेंटम 1 प्लस लीनियर मोमेंटम 2 प्लस लीनियर मोमेंटम 3, ये सब कुछ कांस्टेंट। ठीक है, अगर f एक्सटर्नल 0 है, अगर f एक्सटर्नल 0 है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट मतलब m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, ये सब कुछ इनका सम कांस्टेंट है। बट बच्चों अगर आप ये कह दें कि यार p1 भी कांस्टेंट होगा या p2 भी कांस्टेंट होगा, तो ये बच्चों गलत है, ये सही नहीं है। p1 p2 कांस्टेंट नहीं होंगे, उनका समेशन कांस्टेंट है, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 एंड सो ऑन। आप सारे लीनियर मोमेंटम हर एक पार्टिकल के जोड़ दीजिए और एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है, तो उन सबका सम कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचे कि p1 कांस्टेंट है p2 कांस्टेंट है, तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, यही मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है कि अगर f एक्सटर्नल 0 हो तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। इसका कभी ये मतलब नहीं होगा कि लीनियर मोमेंटम ऑफ वन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये इंडिविजुअली चेंज होंगे। इस बार फिर से मैं आपको पिछला एग्जांपल दिखाऊं तो, ठीक है, यहाँ पे लगातार बच्चों इनकी वेलोसिटीज बढ़ रही है ना, इधर की तरफ लगातार वेलोसिटीज बढ़ रही है, तो लीनियर मोमेंटम हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी वेलोसिटी बढ़ रही है, लीनियर मोमेंटम हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। बट इस पूरे सिस्टम का सोचे आप, है ना, कि इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है क्या, तो हाँ, इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सिचुएशन रहेगा, ध्यान रखिएगा। नोट कर लिया बच्चों सबने? बच्चों मैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स बोलूंगा, आपको बताना है बस ट्रू या फॉल्स। जिनको क्लिक हो जाए वो बता देना, और एक्सप्लेनेशन भी देना कि हाँ सर इस वजह से ये सही होगा, इस वजह से गलत होगा। तो कंडीशन है बच्चों, इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, मतलब सिस्टम पे लगने वाले टोटल फोर्सेस का सम जीरो है। ठीक है, अब बच्चों नेट फोर्स लिखा जाए या एक्सटर्नल लिखा जाए, उसका मतलब एक ही होगा। कारण ये है कि देखिए, अगर मैं एक्सटर्नल लिख दूं या नेट लिख दूं, एक्सटर्नल का मतलब कि केवल एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे हैं उनको जोड़ा गया है, नेट का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिखा गया है, लेकिन इंटरनल का सम जीरो हो जाएगा तो एक्सटर्नल ही बचेगा। ठीक है, मेरी बात आप ध्यान समझिएगा। कई बार मैं एफ नेट लिख दूंगा और कई बार मैं एफ एक्सटर्नल लिख दूंगा, तो दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि एफ नेट किससे मिलके बनेगा, एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल। लेकिन किसी सिस्टम में एफ इंटरनल जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो एफ एक्सटर्नल और एफ नेट इंटरचेंजेबल है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो मैं कह रहा हूं इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो बच्चों मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इफ एफ एक्सटर्नल इज जीरो, देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। बोलिए सही है गलत है बच्चों? सही है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। हाँ, जीरो हो भी सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज तय है कि कांस्टेंट होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, A1 A2 A3 इज इक्वल टू जीरो। अब अगर F एक्सटर्नल जीरो, तो क्या A1 A2 A3 ये भी सब जीरो होंगे, यस और नो? ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अगला देखिए, P1, ऐसा लिख देता हूं, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोले सही है? अच्छा एक और देखिए, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू जीरो। ये बच्चों देखिए, ये थोड़ा सा हो भी सकता है। मान लीजिए इनिशियली रेस्ट पे हो, एक सेकंड बेटा, इनिशियली रेस्ट पे हो और फिर आपने छोड़ दिया हो, तो ये देखिए कांस्टेंट, देखिए जीरो भी हो सकता है ना कांस्टेंट, तो हमेशा हमेशा जीरो रहेगा। एफ एक्सटर्नल जीरो हो कि मतलब जैसे आपके पास सवाल दे दिया कि इफ एक्सटर्नल इज जीरो, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू जीरो, तो बच्चों हम लोग इसको सही नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमेशा जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। कांस्टेंट होना हमेशा जरूरी है। ये जीरो भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +8 भी हो सकता है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमेशा जीरो रहेगी ऐसा कहना गलत है, ध्यान से रखिए। लेकिन ये हो भी सकता है बच्चों, ये मे और मे नॉट वाली कंडीशन है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या इस चीज के लिए? हाँ, मे और मे नॉट। हाँ बोलिए बेटा, कुछ कह रहे थे आप? कहाँ पे नेटवर्क इश्यू आ रहे हैं?
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, मैं बोल देता हूँ, बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए आप। ये V1 V2 क्या रहेगा बच्चों? V1 V2 कांस्टेंट रहेंगे क्या? अगर f एक्सटर्नल 0 है तो V1 V2 V3 ये कांस्टेंट रहेंगे क्या? हाँ, ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे बच्चों, V1 V2 V3 चेंज होगा। क्लियर है आपको? तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, और बाकी P1 प्लस P2 प्लस P3 इनका समेशन कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से बच्चों बहुत वेरिएशन बना सकते हैं आपसे, f एक्सटर्नल इज 0, असर्शन रीजन के बहुत बढ़िया सवाल बन सकते हैं। तो थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा क्या कंडीशन है, कैसे डील हो रही है, ठीक है? और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब बच्चों इस पे कुछ सवाल करेंगे न्यूमेरिकल, है ना? थ्योरेटिकल आपको इससे ही बन सकते हैं कि इफ f एक्सटर्नल इज 0, तो बताइए इनमें से क्या सही है क्या गलत है, तो फिर आपको पता होना, ठीक है? मैं चाहता हूं बच्चों आप इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, आपके थ्योरेटिकल सब नोट्स में प्रेजेंट है, पर डन है। तब तक मैं इनका कहाँ पे इशू आ रहा था? अलीगढ़ में ना? ठीक ठीक। अम, बोल दिया बच्चों, जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं बताता हूँ। हाँ, आइए बच्चों, अगला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब बच्चों न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? मोमेंटम कंजर्वेशन शुरू हो गया है। अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे 0 है तो उस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है? मैं एक एक करके सारे आपको केसेस कराऊंगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के। तो लीनियर मोमेंटम अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं बच्चों। एक तो सबसे पहला जो अभी हम लोग करने वाले हैं वो मैन प्लैंक प्रॉब्लम है, ठीक है? मैन प्लैंक के बाद रिकॉइलिंग ऑफ गन पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद एक्सप्लोजन पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक पढ़ेंगे, और लास्ट में बच्चों कोलिजन पढ़ेंगे। फिर कोलिजन के भी 2-3 केसेस होते हैं, एक हेड ऑन है, एक ऑब्लिक है ना? हेड ऑन ऑब्लिक उनके फिर अगले केसेस बन जाते हैं इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो वो करेंगे। तो कोलिजन खुद में एक डिटेल्ड टॉपिक है। सबसे पहले बच्चों मेन हेडिंग डाल लीजिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। मेन हेडिंग डाल लीजिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। बोलिए बेटा। हाँ हाँ, चल जाएगा बेटा, चल जाएगा चल जाएगा। बस उसमें ध्यान रखिएगा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? लिख लिया बच्चों हेडिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक। इसके लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के नीचे बच्चों आपको लिखना है इफ f external is 0 it implies that linear momentum of the system is constant। बच्चों एक सिंपल सी लाइन लिख लीजिए if f external is 0 it implies that linear momentum of the system is constant। पहली सब हेडिंग डाल दीजिए बच्चों मैन प्लैंक प्रॉब्लम्स। ये बच्चों ये पहली सब हेडिंग पड़ जाएगी मैन प्लैंक प्रॉब्लम्स। बोलिए बेटा। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो काइनेटिक एनर्जी बच्चे बढ़ेगी, ठीक है? मतलब काइनेटिक एनर्जी देखिए
बढ़ेगी भी कहना थोड़ा सा, ये आप समझ लीजिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज होता है, ठीक है। तो ऑल फोर्सेज में आपके एक्सटर्नल फोर्स भी आएंगे और इंटरनल फोर्सेज भी आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, जैसे ये प्लस और माइनस दो चार्जेस हैं, इनिशियली रेस्ट पे थे, आप इनको होल्ड करके रख रहे थे, ठीक है, चल नहीं रहे थे, इनिशियली होल्ड करके रख रहे थे, तो इनिशियली रेस्ट में है, तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब आपने इनको रिलीज कर दिया, रिलीज कर दोगे तो पॉजिटिव निगेटिव की तरफ चलना शुरू कर देगा, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू कर देगा। बस इनकी स्पीड क्या रह जाएंगी, स्पीड बढ़ जाएंगी, पहले दोनों रेस्ट पे थे, फिर स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ गई बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, स्पीड बढ़ गई तो कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना। तो कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। तो इस वाले केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं है, फिर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जीरो नहीं होगा, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस वैसे सिस्टम के लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, लेकिन इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन जरूर आता है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ गया? जिनका डाउट था क्लियर हुआ? काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्युटली कह सकते हैं। हेडिंग डाल गई बच्चों, मैन प्लैंक प्रॉब्लम्स, ठीक है, आ जाइए। अब बच्चों देखिए, इसमें कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें सवाल बन जाते हैं बच्चों, जैसे एक सवाल मैं आपके सामने लेता हूं। मान लीजिए बच्चों ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इसमें एक प्लैंक रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो, और इसमें एक प्लैंक रखा हुआ है। ध्यान से देखते रहिए बच्चों, अगला सवाल आपको करना है। इस प्लैंक के एक कोने पे एक इंसान है और इसका मास मान लीजिए बच्चों 40 किलो है, और प्लैंक का मास मान लेते हैं 60 किलो है, और जो प्लैंक की लेंथ है मान लेते हैं 10 मीटर। कुछ ये सिचुएशन है, फ्रिक्शन नहीं है। अब ये पर्सन आगे मूव करता है, मतलब आगे चलना शुरू करता है, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है, कोई मूव नहीं कर रहा है, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है। ध्यान से सुनते रहिएगा बच्चों, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। फिर मैन मूव करना शुरू कर देता है टुवर्ड्स राइट। तो बच्चों अगर पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो आप बताइएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो। अगर पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कोई चीज मूव ही नहीं कर रही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे ये पर्सन बच्चों इस एंड, मतलब एंड ए से एंड बी की तरफ जाएगा, तो आपको क्या लगता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ही रहेगी, क्या लगता है बच्चों? जैसे ये पर्सन यहां से यहां जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी, जीरो ही रहेगी। कारण क्या है बच्चों, जीरो रहेगी, ये बात सही है, कारण क्या है इसका? एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अब देखिए ये बात सही है कि जैसे ये इंसान इस प्लैंक पे चलेगा, जैसे ये पर्सन प्लैंक पे चलेगा, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, मतलब कहने का, कहां नहीं दिख रहा? बच्चों जो सवाल नहीं पूछ रहे हैं प्लीज माइक बंद कर लीजिए। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि देखिए बच्चों, इनके मतलब पर्सन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, मतलब जैसे ये पर्सन है तो पर्सन पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो प्लैंक और पर्सन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर प्लैंक और पर्सन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो ये पर्सन मूव ही नहीं कर पाता, है ना। कोई आप अगर आप चलना चाहते हो तो आपको रफ सरफेस चाहिए, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। लेकिन क्या बच्चों, ये फ्रिक्शन, ये जो एक्ट कर रहा है, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा क्या? ये जो दोनों फ्रिक्शन है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंटरनल है बच्चों। इस पूरे सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनल फोर्स बन जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि जीरो थी शुरू में, वो जीरो ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि बेटा ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगी, अगर मैं इसके बारे में पूछूं कि भैया ये बताओ,
ये जीरो रहेगा क्या हमेशा? v1 इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज या v2 इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज? ये ट्रू है क्या? इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल के पास वेलोसिटीज आएंगी, लेकिन पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहेगी। ठीक है, तो ये बच्चों गलत है, ये नहीं सही होगा, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होगा, इस पे फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ एक्सेलरेट होगा। एक और बच्चों सवाल पूछ रहा हूं, जरा थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। अभी तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, मान लीजिए बच्चों मैं कह दूं कि फ्रिक्शन है यहाँ पे, फिर क्या हम ये बोल पाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगा? क्या लगता है बच्चों, अगर मैं कह दूं जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसके पास फ्रिक्शन है, फिर क्या कहेंगे आप? फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि पहले रेस्ट पे था तो पहले तो जीरो ही थी, ये चलना शुरू किया तो क्या हमेशा ही जीरो रहेगी, ऐसा कह पाएंगे? ऐसा नहीं कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। रीजन क्या हो जाएगा उसका बेटा, क्यों नहीं कह पाएंगे? फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा, एब्सोल्युटली। देखिए बच्चों, जैसे ही इसकी इधर जाने की टेंडेंसी होगी ना, जैसे ही मान लीजिए प्लैंक इधर स्लाइड करने लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा आगे की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? और ये जो फ्रिक्शन है वो मैन प्लस प्लैंक पे ये एक्सटर्नल होगा, ठीक है। और चूंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है, जब भी एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नॉन जीरो हो जाएगा। जैसे ही सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन आएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? पक्का ना? तो ये ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहेगी, और जीरो ही रहेगी चाहे पर्सन कितना भी तेज दौड़ जाए इस प्लैंक के ऊपर। लेकिन अगर रफ हो गई ये वाली सरफेस तो फिर सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। खैर, अब इस सवाल पे आते हैं बच्चों। तो ये था बेसिक डिस्कशन। तो बच्चों होता क्या है इस प्रॉब्लम में कि पर्सन पॉइंट ए से वॉक करता हुआ पॉइंट बी पे पहुंच जाता है। सवाल में पूछा गया है फाइंड शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ प्लैंक। आपसे सवाल में पूछा गया है बताइए प्लैंक कितना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सवाल हल नहीं करना बच्चों, आप पहले मेरा डिस्कशन ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप आराम से करिएगा सॉल्व, है ना। इस तरह के कई सारे सवाल अभी प्रैक्टिस में करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, पूछ लिए जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों अभी प्लैंक की करंट लोकेशन कुछ इस तरह से है, ठीक है, कि एक एंड पे इंसान खड़ा हुआ है और फिर ये राइट की तरफ जाना शुरू करता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे जैसे ये पर्सन राइट की तरफ जाएगा, आपको क्या लगता है प्लैंक किधर मूव करेगा? जैसे जैसे पर्सन राइट की तरफ जाएगा, प्लैंक किधर मूव करेगा? बैक साइड, ठीक, लेफ्ट साइड मूव करेगा, ठीक। एक चीज और समझिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, इसका मतलब हो गया कि जो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो जीरो होगा। सर ऐसा क्यों? बेटा देखिए, सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड ही नहीं है, कुछ वेलोसिटी ही नहीं है, तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी? पोजीशन तो तब चेंज होगी जब वेलोसिटी होगी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का हम लोग को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि x सेंटर ऑफ मास बराबर हम लोग लिखते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। चूंकि यहाँ पे दो ही पार्टिकल है तो हमको केवल दो पार्टिकल्स के लिए लिखना पड़ेगा। फिर बच्चों मैंने आपको बताया था कि m टोटल इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा कुछ, मैं इधर लिख देता हूँ, ये बन जाएगा m टोटल इंटू xcm बराबर m1 x1 प्लस m2 x2। फिर मैंने कहा था बच्चों दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा m टोटल इंटू dxcm बराबर m1 dx1। बच्चों इस टाइप के कुछ सवाल हम लोगों ने किए थे शुरुआत में, m1 dx1 प्लस m2 dx2। अब बच्चों देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, समय के साथ चेंज नहीं होगी, हमेशा जीरो रहेगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसकी वजह से चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो रहेगा। तो बच्चों ये चीज, ये जो लेफ्ट साइड लिखा है ये जीरो हो जाएगा, तो आप ऐसा बोलोगे जीरो बराबर m1 dx1 प्लस m2 dx2, ठीक है। m1 dx1 प्लस m2 dx2, इन दोनों का सम जीरो रहेगा। m1 dx1 मतलब dx1 है बच्चों पहले वाले पार्टिकल की पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ, m2 dx2 मतलब दूसरे वाले पार्टिकल की पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे जैसे ये पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएगा, प्लैंक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा।
तो मैं जरा जब वो पर्सन यहां से यहां पहुंच जाता है तब की सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी आप सब बच्चों ने बताया कि सर लेफ्ट की तरफ प्लैंक जाएगा, तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ही ऐसा प्लैंक ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ओरिजिनल लोकेशन बच्चों पर्सन की ये थी और फाइनल पोजीशन ये रहेगी। ठीक है, मान लेते हैं हमें नहीं पता कितना प्लैंक शिफ्ट हुआ होगा, मान लेते हैं एक्स पोजीशन, एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुआ होगा, तो ये ओरिजिनल पोजीशन है। चलने के बाद बच्चों यहां पे पहुंच जाएगा, सॉरी, चलने के बाद बच्चों पर्सन यहां पे पहुंच जाएगा जो कि बी पॉइंट है। ठीक है, अब ये भी बच्चों डिस्टेंस एक्स ही होगी क्योंकि प्लैंक सॉलिड है ना बच्चों, अगर इधर एक्स पहुंच गया तो इधर से भी शिफ्ट एक्स ही हुआ होगा। ठीक है, और ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास था बच्चों प्लैंक का, ये भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, ये ओरिजिनल पोजीशन थी क्योंकि ये इधर चला गया तो सेंटर ऑफ मास भी इसका इधर आ गया होगा। और बच्चों बता सकते हो कि कितना इधर आया होगा? एक्स। सॉलिड है बच्चों, है ना, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। अगर ये एक्स जा रहा है तो पूरा हर चीज, हर एक पॉइंट इसका एक्स पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक भी पीछे की तरफ एक्स शिफ्ट होगा। मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा, मैं पूरे ऑब्जेक्ट पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं बोल रहा हूं, मतलब मैन प्लस प्लैंक का नहीं बोल रहा हूं, केवल प्लैंक का बोल रहा हूं, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास एक्स शिफ्ट होगा। अब इस थ्योरी से बच्चों, चूंकि m टोटल इंटू dxcm चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो अब हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, जीरो बराबर m1 dx1 प्लस m2 dx2। ठीक है, जीरो बराबर m1 dx1, m1 बच्चों मान लीजिए इसको बोल रहे हैं, पर्सन को बोल रहे हैं, तो पर्सन का मास है 40 केजी। ठीक है, तो ये 40 केजी वाला इंसान ए पॉइंट से यहां पे पहुंच गया 40 केजी, तो हमें लिखना है m1 इंटू dx1, यानी पहले वाले पार्टिकल की पोजीशन में शिफ्ट, यानी 40 केजी वाले आदमी के पोजीशन में कितना शिफ्ट हुआ। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग मदद कर दीजिए, इसमें कितना शिफ्ट हुआ, यहां से शुरुआत करके यहां पहुंच रहा है, कितना शिफ्ट हुआ है? L माइनस एक्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बच्चों टोटल लेंथ मैंने यहाँ पे देखिए 10 मीटर ली थी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 माइनस एक्स। क्लियर है ना सबको? ठीक है, M2 बच्चों ये हो गया तुम्हारा प्लैंक का मास, तो ये लिख देता हूँ 60। और प्लैंक कितना शिफ्ट हुआ है बच्चों? एक्स, लेकिन माइनस एक्स रखेंगे, बिल्कुल सही बात है, कारण उसका ये है कि पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ से बच्चों इक्वेट कर लीजिए, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 40 माइनस 4x माइनस 6x, तो बच्चों 10x बराबर 40 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। 4 मीटर लेफ्ट की तरफ प्लैंक शिफ्ट हो जाएगा। सॉरी, नोट कर लीजिए बच्चों। अभी आपको चूंकि मैंने पहली बार एक्सप्लेन किया इसलिए इतना समय लग रहा है, हर चीज आपको बतानी थी, बाकी आप सीधा सीधा dxcm 0 m1 dx1 प्लस m2 dx2 बराबर 0 सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर निकालिए। बोलिए, बोलिए। अभी नहीं हुई है, रुकिए, हाँ मैं फिर से करता हूँ उनको। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर एक सवाल करते हैं इसी पे।
हाँ हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए। हम्म। आइए बच्चों, एक सवाल देता हूं मैं आप लोगों को करने के लिए। लिख लिया ना बच्चों सबने? ठीक, लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। हम्म। चलिए बच्चों, आइए। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, देखिए फॉर्मूला मत डायरेक्ट लगाइए, अगर आपको पता भी हो तो आप बेसिक से सॉल्व कर लीजिए। ये प्लैंक है, मान लीजिए बच्चों, इसका मास कुछ ले लेते हैं हम लोग 80 केजी। एक पर्सन बच्चों इधर है, इसका मास ले लेते हैं कुछ 20 केजी। और जो प्लैंक की लेंथ है बच्चों 12 मीटर। पर्सन एंड ए से एंड बी तक जा रहा है। शिफ्ट बताना है आपको कितना होगा, शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ प्लैंक। फ्रिक्शनलेस सरफेस, सब कुछ एज्यूम करके चलना है। ओके ओके। आइए बच्चों, डिस्कशन कर लेते हैं। टुवर्ड्स राइट। तो हमें नहीं पता बच्चों क्या सिचुएशन होगी, ऐसा मान लेते हैं कि प्लैंक शिफ्ट हो गया है राइट की तरफ। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप लेफ्ट की तरफ भी मान सकते हो बच्चों, आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये शिफ्ट हो जाता है मान लीजिए बच्चों x टुवर्ड्स राइट, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो आप एम्प्टी dxcm इज इक्वल टू 0। अब ये 20 केजी वाला इंसान यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेवल शुरू करता है बच्चों, तो एक्चुअल में वो इतना ही ट्रेवल कर पाएगा। तो m1 dx1 उसकी पोजीशन में जो इफेक्टिव चेंज होगा बच्चों, वो 12 मीटर नहीं होगा, 12 माइनस x होगा, क्योंकि प्लैंक भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में 12 माइनस x ही चला वो पर्सन। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और माइनस लेंगे, माइनस क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि लेफ्ट की तरफ चल रहा है। जो 80 केजी है वो राइट की तरफ जाएगा, तो m2 dx2 प्लस x ले लेंगे क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है। तो अब बच्चों यहां से लिख सकते हैं 20 इंटू 12 माइनस एक्स बराबर 80x। कैंसिल कर दीजिए, तो बच्चों बन जाएगा 12 माइनस एक्स बराबर 4x। तो 5x बराबर 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 बाई 5 यानी 2.4 मीटर। बच्चों सबका आ गया था यही? कितने बच्चों का सेम आंसर आ गया था? एक बार हाथ उठा दीजिए बच्चों। 2.4 टुवर्ड्स राइट। वेरी गुड वेरी गुड। सोनीपत पाठशाला 06, कितने बच्चों का आ गया था ये आंसर? 2.4। बहुत बढ़िया। जिनका नहीं आया था बच्चों देख लीजिए थोड़ा सा कहाँ गड़बड़ है। सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों सिचुएशन। इस बार बच्चों सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये है एक
20 kg, बच्चों इधर है एक 30 kg, और ये प्लैंक का मास है बच्चों 50 kg। ठीक है, जो प्लैंक की लेंथ है वो 10 मीटर है। 30 kg, 20 kg, they interchange their position. If 20 kg, 30 kg interchange their position, find shift in plank. बच्चों जो लोग कर पा रहे हैं दिमाग लगाइए, करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो मैं समझाऊंगा फिर। 1 मीटर, ओके, लेफ्ट राइट। राइट, ओके। 10 मीटर, 10 मीटर आ रहा है, गड़बड़ है बेटा। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन चेक करिए। राइट लेफ्ट 6 आ रहा है। एट आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। और इसमें बच्चों देखिए, मतलब कोई नई चीज नहीं लगेगी, जो आपने यहाँ पे यूज किया वही लगेगा। बस एक तीसरा टर्म भी आ जाएगा, क्योंकि तीन चीजें, एक दो तीन, तीन चीजें है ना, तो तीन टर्म्स आएंगे, m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3, और कुछ नहीं आएगा। आइए मिलके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन। मान लीजिए बच्चों आप लोगों ने कि प्लैंक जो है जब ये इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, हमें नहीं पता किधर शिफ्ट होगा, मान लेते हैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों ध्यान से, जिनका आ गया बहुत बढ़िया बात है, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक और सवाल दूंगा सेम इसी पे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देख लीजिए इसको। मान लीजिए बच्चों ये x की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पीछे की तरफ x शिफ्ट हो जाता है प्लैंक। अब ये जो इंसान है बच्चों 20 kg वाला, ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके सबका लिखते हैं। तो एम्प्टी डीएक्सीएम 0 होगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। कारण उसका ये है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होने का कारण है कि इनिशियली सब पूरा सब कुछ रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो एम्प्टी इनटू डीएक्सीएम 0 होगा। अब उसके बाद देखिए बच्चों प्लैंक जो है 50 किलो का, अगर इधर x शिफ्ट होता है यानी इसका सेंटर ऑफ मास भी x भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं 50 इंटू माइनस एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस, ध्यान से देखिए बच्चों, ये 20 केजी का पर्सन है वो 20 केजी यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, तो 20 केजी का जो बच्चों मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 20 इंटू 10 माइनस एक्स। कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों सेकंड वाले टर्म में, m1 dx1 प्लस m2 dx2, ये तो क्लियर है ना, बोलिए एक बार। अब एक चीज नई आई है इस सवाल में जो कि पिछले वाले से अलग है, वो 30 केजी। तो 30 केजी बच्चों देखिए शुरू यहां कर रहा है, जब वो दूसरे एंड पे पहुंच जाएगा तो एक्चुअल में वो यहां पहुंचेगा। तो 30 केजी की अगर आप जर्नी देखें तो 30 केजी शुरू यहां से कर रहा है, खत्म यहां कर रहा है। तो आप लोगों को शायद एहसास हो गया हो कि 30 केजी जो डिस्टेंस चलेगा बच्चों वो होगा 10 प्लस एक्स। ये बात आप सबको बच्चों समझ में आई है? हाँ, 10 प्लस एक्स तो होगा, साथ ही साथ माइनस होगा, क्योंकि यहां से शुरू करके वो यहां खत्म कर रहा है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। क्लैरिटी है बच्चों? अब यहां से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, देखिए माइनस 50x माइनस 20x और ये बच्चों माइनस 30x, तो 50 70 110। मैं एक बार करके मतलब पूरा लिख देता हूँ बच्चों, है ना, आप 20 से ओपन करेंगे तो 200 माइनस 20x। अब बच्चों इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 माइनस 10x, तो माइनस 300 और माइनस 30x। तो x वाले सारे टर्म्स जोड़ दीजिए बच्चों, 50 20 70 70 30 100। ठीक है, तो 100 बच्चों इधर आ जाएगा 100x राइट साइड, और लेफ्ट के साइड में बचेगा बच्चों 200 माइनस 300 यानी माइनस 100। x बराबर -100 मतलब x बराबर -1। तो बच्चों दो चीज, पहला तो शिफ्ट तो भाई 1 मीटर होगा 100%।
अब ये -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? कोई एक्सप्लेन करेगा कि सर ये माइनस है इसका? बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों ने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता हुआ माना है और हमारा आंसर है नेगेटिव। इसका मतलब जो माना वो गड़बड़ है, उसके ऑपोजिट शिफ्ट होगा, यानी 1 मीटर राइट की तरफ शिफ्ट होगा। बोलिए ठीक है? मुझे कुछ बच्चों ने बताया था 1 मीटर। बहुत बढ़िया बच्चे। क्या नाम है आपका? गुड भास्कर जी, बहुत बढ़िया। कौन से पाठशाला से? गुड, गुड, गुड। देख लीजिए बच्चों, और कहीं कुछ कंफ्यूजन है कि सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया, इसकी जगह ऐसा होना चाहिए था, ना? तो आप अपना आर्गुमेंट दे सकते हैं। सेम ऐसा ही सवाल अभी और आ रहा है एक प्रैक्टिस के लिए। बोलिए बेटा, कैसे किया था आपने? हाँ। नहीं, 20 को आपने 20 × 10 कर दिया। उसका कारण क्या है बेटा? 20 × 10 क्यों किया आपने? तो वो 10 एक्चुअल में नहीं जाएगा ना, वो जाएगा 10 - x, अगर ये इधर शिफ्ट हो रहा है। इस पूरी चीज को सिस्टम मान लिया, चलिए ठीक है। हाँ, नहीं फिर बताइए मुझे उसके अकॉर्डिंग क्या किया आपने? इसको पूरा सिस्टम मान लिया। क्या 20 × 10? तो बेटा वही मैं कह रहा हूँ कि 20 × 10 आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में वो मतलब कुछ 10 जाएगा ही नहीं। खैर ठीक है, चलिए आप बताइए। 20 × 10 करा, फिर 30 × 10 कर लिया, 30 × -10 कर लिया। ओके, चलिए मान लीजिए इसको वैसा मान लेते हैं कि मूव ही नहीं करेगा, ये रेस्ट पे है। ठीक है, तो 20 × 10 हो गया, 30 × -10 फिर। हाँ हाँ हाँ, मतलब 100 किलो हो गया। ओके, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि मतलब थ्योरी क्या लगी है। ठीक है, आंसर ठीक है, आंसर तो हो जाता है। चलिए एक और सवाल करते हैं, आप लगाना, मैं तब तक सोचता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें आपने जो सोचा है। ठीक है बच्चों, एक सवाल कर लिया जाए। हाँ हाँ बोलिए। हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड, आप 30 kg की बात कर रहे हैं? देखिए 30 kg इधर चला, अब देखिए सवाल में मैंने मान लिया कि इधर शिफ्ट हो गया, आप उधर भी मान सकते हैं, तो आपने भी इधर ही माना कि लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो 30 देखिए शुरू यहां से कर रहे हैं, ठीक है, और एंड 30 यहां पे करेगा, है ना? तो देखिए 30, हाँ 30 शुरुआत यहां से कर रहा है और खत्म इधर करेगा, तो उसको एक्चुअली ये वाला एक्स एक्स्ट्रा चलना पड़ जाएगा ना। तो चलिए बच्चों, अब एक सवाल और करते हैं, इसी पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं हल्का सा सिचुएशन चेंज करूंगा, एग्जैक्टली सेम नहीं लूंगा, बहुत माइन्यूट सा चेंज करेंगे। लेकिन आपको करने का तरीका बच्चों यही है, ठीक है? आ जाइए, हल्का सा चेंज। एक प्लैंक है बच्चों, और ये प्लैंक का जो मास है, मास ऑफ द प्लैंक बच्चों कुछ मान लेते हैं 70 किलो है, और इधर एक पर्सन है 40 किलो, और इधर एक पर्सन है 20 किलो। प्लैंक का जो लेंथ है बच्चों वो 12 मीटर है। अब ये दोनों बच्चों चलना शुरू करते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्लोर और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन नहीं। ये चलना शुरू करते हैं बच्चों, और ये मिड पॉइंट पे मिलते हैं, दे मीट एट द मिड पॉइंट ऑफ द प्लैंक। तो मैं इनको नाम देता हूं बच्चों, ए और बी। ठीक है, ए एंड बी मीट एट
मिड पॉइंट ऑफ द प्लैंक, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों साइड चलते हुए आते हैं, पॉइंट ओ पे मिल जाते हैं। पॉइंट शिफ्ट इन प्लैंक। तो बिल्कुल जैसा मैंने समझाया ना, बिल्कुल वैसा ही करना है। आप प्लैंक की नई पोजीशन ड्रॉ करो और देखिए कि बीच वाले पॉइंट तक आने के लिए कौन कितना चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, MT/DXCM बराबर 0 कर दीजिएगा, M1/DX1 प्लस M2/DX2 प्लस M3/DX3, जैसा पिछला सवाल किया एग्जैक्टली सेम वैसा ही है, बस उसमें पूरी दूरी तय कर रहे थे, इसमें आधी तय कर रहे हैं। वन पॉइंट एट समथिंग। 12/13 राइट। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके। 12/13 आ रहा है। ओके, और लोग भी बच्चों अटेम्प्ट कर लीजिए। 12/13 आ रहा है। बच्चों यहाँ पे फिर से लगा देंगे m टोटल इंटू DXCM 0, क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे था इनिशियली, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हमेशा 0 रहेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये जो 40 kg वाला पर्सन है, वो मिड पॉइंट तक आना चाहता है। ठीक है, तो आपको बच्चों एक चीज समझनी पड़ेगी ध्यान से कि मिड पॉइंट पहले यहाँ था, और मैंने ऐसा मान लिया कि प्लैंक पीछे की तरफ x शिफ्ट हो जाता है, तो मिड पॉइंट भी पीछे की तरफ x शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इफेक्टिवली पर्सन चलेगा ना बच्चों, वो 6 माइनस एक्स इतना चलेगा। ठीक है, ये वाला जो पर्सन है ए, तो ए बच्चों 6 माइनस एक्स चलेगा, क्योंकि अगर ये मान लीजिए रेस्ट पे रहता तो ये 6 चलता, क्योंकि ये इधर आ गया तो 6 माइनस एक्स चलेगा। तो मैं 40 केजी के लिए देखिए बच्चों लिख देता हूँ, 40 केजी राइट के साइड चलेगा 6 माइनस एक्स। कुछ कंफ्यूजन हो तो बच्चों पूछ लीजिएगा। 40 केजी के लिए प्लैंक का मास 70 केजी है, और वो पीछे की तरफ x माना है हमने, तो 70 इंटू माइनस एक्स, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है। और जो लास्ट वाला है यानी 20 केजी है, वो बच्चों शुरुआत यहाँ करेगा और वो एंड जो है यहाँ पे करेगा। शुरुआत यहाँ से किया था उसने और एंड इधर करेगा। तो देखिए बच्चों 6 मीटर ये है और x एक्स्ट्रा चलेगा, तो ये जो चलेगा वो माइनस ऑफ, देखिए बच्चों है ना, 20 केजी, और बच्चों ब्रैकेट के अंदर माइनस ऑफ 6 प्लस एक्स, ये बनेगी बच्चों इक्वेशन। अगर आपने राइट की तरफ शिफ्ट किया हुआ मानते, तो हर जगह माइनस एक्स जगह बस प्लस एक्स आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जहां जहां पे आपने एक्स की जगह आप बच्चों प्लस एक्स रख देते, ठीक है, यहाँ पे माइनस। आइए तो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। 0 बराबर ये बच्चों हो जाएगा 240 माइनस 40x माइनस 70x, और बच्चों ये माइनस 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 120, और ये माइनस 20। तब माइनस माइनस जोड़ दीजिए बच्चों, 40 70 110, 110 और 20 130, बच्चों 130x आ जाएगा इधर, बराबर 120, 240 माइनस 120 तो 120 बचेगा। बहुत सारे बच्चों ने बताया था यार, वेरी गुड। x बराबर 12/13। 12/13 होगा बच्चों इसका आंसर। कितने बच्चों ने निकाल लिया था 12/13? एक बार हाथ उठाइए तो।
क्या बात है। और जो जिनका गड़बड़ था प्लीज देखिए कहाँ पे गड़बड़ है और क्या मिस्टेक हो रही है, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये लाइन लिखना आना चाहिए बच्चों, है ना, यही कोर है इस टाइप के सवालों का। हाँ, प्लस आया है बच्चों आंसर, इसका मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, जो हम लोगों ने अज्यूम किया था वो एकदम सही है। बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इसको मान लीजिए राइट की तरफ शिफ्ट करते, बिल्कुल सेम सिचुएशन आती, बस यहाँ पे -12/13। ठीक है, बोलिए बेटा। हाँ, देखिए 40 kg राइट की तरफ जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, राइट की तरफ जा रहा है, पर राइट की तरफ जा कितना रहा है, देखिए अगर ये प्लैंक मूव नहीं करता मान लीजिए, तो वो राइट की तरफ 6 मीटर चला जाता ना, क्योंकि मिड पॉइंट पे मिलना है, टोटल 12 6 मीटर चला जाता, क्योंकि प्लैंक खुद जैसे जैसे इधर चल रहा है, प्लैंक इधर आते जा रहा है। तो अगर मतलब शुरू कर रहा है बच्चों यहां से प्लैंक से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, शुरू कर रहा है यहां से और उसको जाना यहां तक है, तो ये लेंथ है बेटा x और ये टोटल लेंथ है 6, ठीक है, तो ये 6 माइनस एक्स टुवर्ड्स राइट जाएगा, है ना? तो ये जो माइनस एक्स लिख रहे हैं, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू आ गई 1 मीटर, तो एक्चुअल में वो 6 मीटर नहीं जाएगा, 5 मीटर ही जाएगा, लेकिन 5 मीटर राइट है ना, तो +6 - 5, यहां पे देखो 6 प्लस एक्स है, प्लस एक्स है, मतलब ज्यादा चल रहा है, लेकिन माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जितना चल रहा है उसके आगे माइनस साइन लिखेंगे, यहां पे जितना चल रहा है उसके आगे प्लस साइन लिखेंगे, क्योंकि आगे की तरफ चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हम्म, हम्म, बोलिए बेटा। हाँ, टेक्निकली बिल्कुल सही बात है कि उधर मूव कर जाएगा जिधर ज्यादा मास है, जैसे 40 किलो है ना, तो इसके ये गवर्न करेगा, ठीक है, ये 20 किलो है, इसका भी इफेक्ट रहेगा, लेकिन मोस्टली इसका इफेक्ट रहेगा क्योंकि ये हैवी है ना, ठीक है, तो ये और दोनों सेम दूरी पे हैं, तो ये गवर्न करेगा कि किधर बोलिए। 20 kg वाला, देखिए 20 kg वाले की लोकेशन यहाँ पे है ना शुरुआत में, जब वो चलना शुरू करता है, और उसको यहाँ से यहाँ तक आना है। अब देखिए ये प्लैंक की दूरी ये तो 6 मीटर है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना प्लैंक का, ठीक है, तो पहले यहाँ पे था, यानी जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो x भी चलेगा और 6 भी चलेगा, तो 6 + x आएगा। नेट, देखिए आप आपका आंसर क्या आ रहा है, जैसे मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर है +12/13, ठीक है, इसका मतलब मैंने जो माना वही सही है, अगर मेरा आंसर माइनस आता इसका मतलब मैंने जो माना उसके ऑपोजिट शिफ्ट होगा, यहाँ पे +12/13 आ रहा है, मतलब जो मैंने माना बिल्कुल सही है और उसी डायरेक्शन में 12/13, तो मैंने लेफ्ट की तरफ माना है, तो लेफ्ट की तरफ 12/13 शिफ्ट। बच्चों आखिरी सवाल ले रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, प्लीज सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा और अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। हम मान लीजिए बच्चों एक पर्सन इधर है, ठीक है? एक पर्सन इधर, ए बी, लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 20 मीटर, मास ऑफ द प्लैंक इज 50 kg, ठीक है, बी का मास बच्चों दे रखा है मान लीजिए 30 किलो, ए का मास मान लीजिए बच्चों दे रखा है 40 किलो, आपको बताना है इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो शिफ्ट बताना है प्लैंक में, शिफ्ट इन प्लैंक। बच्चों बहुत फोकस होकर ध्यान से करिए और प्लीज मेक श्योर कि इस बार सही आए, काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, जैसा मैंने आपको समझाया बिल्कुल वैसे ही करना है।
ओके, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ओके, तो एक बार फिर से m टोटल इंटू dxcm जीरो होगा, कारण फिर से वही सारे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली जीरो, तो जीरो ही रहेगी, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट नहीं होगा। अब m1 इंटू dxm, तो बच्चों पहले 50 किलो पहले यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ से बच्चों यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मान लेते हैं x शिफ्ट हो गया, इनिशियल पोजीशन ये थी और इससे पीछे x आ गया है, तो लिख देंगे 50 इंटू माइनस एक्स प्लस, अब ये 30 केजी वाला है बच्चों, उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ है, ठीक है, 30 केजी यहाँ पूरा ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स, है ना, तो आप लिख दोगे 30 ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस एक्स। लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने एक गलती की है बच्चों, कोई पहचान पाए कि आप क्या गलत हुआ है यहाँ पे? ये जो 30 किलो वाला बच्चों, ये यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक जाएगा, तो ये तो पूरी 30 के बाद माइनस आ गया एब्सोल्युटली, तो बच्चों मुझे इसको इस तरह से लिखना चाहिए 30 ब्रैकेट के अंदर माइनस 20 प्लस एक्स, माइनस साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, प्लस ये वाला बच्चों 40, और ये 20, अगर बच्चों देखिए चल रहा है, चलना शुरू कर रहा है इस पोजीशन से और उसको यहां तक पहुंचना है, ठीक है, तो बेटा ये टोटल 20 मीटर है, जाएगा यहीं तक, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 40 इंटू 20 माइनस एक्स, 20 माइनस, सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए जरा, तो 0 बराबर माइनस 50x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों माइनस 600 माइनस 30x प्लस 800 माइनस 40x, जोड़ लीजिए बच्चों, 50 30 80 40 120, तो 120x बराबर माइनस 600 प्लस 800 तो प्लस 200, तो कैंसिल होगा, 4 से कहाँ कैंसिल, 4 3, तो x की वैल्यू बच्चों 5/3 आ जाएगी, और प्लस आ रही है, इसका मतलब जिधर एज्यूम किया था उधर ही शिफ्ट होगा, यानी लेफ्ट की तरफ 5/3 मीटर शिफ्ट हो जाएगा। कितने बच्चों को सही आ गया था, एक बार हाथ उठा दीजिए तो। ठीक है, हल्द्वानी पाठशाला 04, कितने बच्चों को सही आ गया था हल्द्वानी 04? आगरा पाठशाला 01, कितने बच्चों को सही था आगरा 01? नोट कर लीजिए बच्चों, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। बच्चों एक सवाल लेता हूं मैं इसी पे, हाँ, चेंज कर दूं बच्चों स्लाइड? बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मतलब जो पिछला प्रॉब्लम किया उसके पहले वाला, जो मिड पॉइंट पे मिल रहे थे वो, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। बच्चों इसमें 1 मिनट का समय है, आप आराम से लीजिए और सॉल्व करके आंसर
कोई शिफ्ट ही नहीं होगा। ये आप फिर से चेक करिए। क्या बेटा? जीरो कैसे? द 55 kg मैन वॉक्स अप टू 65 kg मैन एंड सिट्स विद हिम। तो जो 55 kg वाला है वो 65 kg पास जाता है, उसके साथ बैठ जाता है। इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट्स बाय। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ सही है, तुम लोग सही कह रहे हो, मैं थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर रहा था, मुझे लगा कि बोट कितना शिफ्ट होगी। खैर बच्चों सी ऑप्शन सही है एकदम। क्यों बच्चों? बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने कुछ बच्चों ने जीरो, मैं भी थोड़ा चूंकि वही सवाल करते हुए आ रहे थे, मैं भी वही सोचा कि वही पूछा होगा, लेकिन बढ़िया तुम लोग सोचे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा बच्चों? जीरो आंसर है। कोई कारण बताना चाहेगा? जिन्होंने जीरो बोला था कोई बताना चाहेगा क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लेकिन बच्चों अगर इसी सवाल में, अच्छा जो हम लोग करते हुए आ रहे थे, अगर वो सवाल बनाना हो तो क्या चेंज करना होगा इस सवाल में? जो हम लोग करते हुए आ रहे थे, जो उस टाइप का कुछ बनाना हो तो क्या करना चाहिए सवाल में चेंज? हाँ हाँ, ये पूछ लेता आपसे सवाल में कि बताइए जो हम लोग करते हुए आ रहे थे, अगर वो सवाल बनाना होता तो पूछ देता फाइंड शिफ्ट इन बोट, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द बोट और हाउ मच सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोट विल शिफ्ट। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? क्योंकि पूरे सिस्टम के बारे में बात कह दी गई है तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन बच्चों, इसका आंसर जीरो आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और बच्चों देखो, बच्चों आंसर आ जाए तो बता दीजिएगा। थोड़ा जिस टाइप का हम लोग सवाल कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा अलग है। बट बच्चों ऑप्शन बी ओके। बच्चों आप एक काम करिएगा, ये जो 50 केजी का बीच वाला पर्सन है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक के साथ ही मूव करेगा। तो जैसे प्लैंक मूव करेगा वैसे ही वो मूव करेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो आप उसको मान लीजिए कि एक तरह से कि प्लैंक का ही हिस्सा है वो, ठीक है, ऐसा मान लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगी। बी आ रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ पूछे पूछे। एक्चुअली उसमें देखिए सवाल, आप पिछले वाले सवाल की बात कर रहे हैं ना, बोर्ड की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मैं समझाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए ये सिचुएशन है ना, कि यहाँ पे दो पर्सन ऐसा है, उसके बाद ये ए है और ये बी है, और बी चल के ए के साथ आके बैठ जाता है, ठीक है, फाइनली ये हो जाता है। तो एक्चुअल में सवाल आप पढ़िए तो उसने बोला है कि शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। मतलब उसने ये नहीं पूछा कि जब बताओ बी इधर से इधर आ जाएगा तो बोट किधर जाएगा, बोट के बारे में नहीं पूछा। उसने पूरा पूरा बताओ कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट, ठीक है। तो पूरे पोजीशन जो पूरा सिस्टम उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट ही नहीं होगा, क्योंकि पहले सब कुछ रेस्ट पे था, सब कुछ रेस्ट पे था, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है,
एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ही रहेगा, तो पोजीशन सेंटर ऑफ मास की शिफ्ट नहीं होगी। अगर वो बोट के बारे में कह देता तो फिर हम जैसे ये वाला सॉल्व कर रहे जैसे करते हुए आए थे बिल्कुल वैसा ही करते, क्योंकि पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछ दिया है, तो इसलिए आंसर जीरो होगा। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? ऑप्शन सेकंड सबको आया? आ जाइए बच्चों, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कैसे क्या सॉल्व करना होगा। ए ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, देखते हैं। हमें नहीं पता बच्चों ये प्लैंक कितना शिफ्ट होगा, मान लेते हैं कि ये x शिफ्ट हो गया है। ध्यान से देखिएगा बच्चों सवाल को, पीछे की तरफ x आ गया है, ठीक है, यानी ये जो पोजीशन थी ये पीछे की तरफ x शिफ्ट हो गई है, ये ओरिजिनल लोकेशन थी, ये पीछे की तरफ x शिफ्ट हो गई है, और ये वाली जो लोकेशन थी ये बच्चों आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, ये जो लोकेशन है आगे की तरफ x शिफ्ट हो गई है, ठीक है, यानी ये लोकेशन इधर शिफ्ट हो गई है x, ये वाली जो पोजीशन थी इधर हो गई है शिफ्ट x। और बच्चों 50 किलो वाला इंसान है ना, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, वो स्टेशनरी रहता है, वो कहीं नहीं जाता इधर उधर, यही लिखा हुआ है सवाल में। which is kept on a smooth horizontal if A and C exchange their position then mass B will shift by, मतलब ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, मतलब प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से कि बी की ओरिजिनल लोकेशन ये थी, क्योंकि जैसे ये मूवमेंट हुआ हमने मान लिया कि प्लैंक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी ये भी बच्चों लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये इसकी नई लोकेशन बन जाएगी, जो बी वाला पर्सन है उसकी नई लोकेशन बन जाएगी, और सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक जो कि बच्चों पहले यही था, ठीक है, वो भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बाय अमाउंट एक्स। अब देखिए बच्चों ध्यान से, तो m टोटल इंटू डी एक्स बराबर 0, ये जो 40 किलो का पर्सन पहले यहां था बच्चों, उसको पहुंचना था इसके पास, पर ये x इधर शिफ्ट हो गया तो एक्चुअल में पहुंचेगा इतना ही, ठीक है। तो जो चलेगा बच्चों इफेक्टिवली, अगर ये रेस्ट पे रहता पूरा सिस्टम तो 4 मीटर चलता, क्योंकि ये x इधर आ गया है तो बच्चों अब 4 नहीं चलेगा, कितना चलेगा बता सकते हो क्या तुम लोग? 40 केजी जो ये राइट वाला है ये कितना चलेगा बच्चों, अगर प्लैंक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है तो 4 माइनस एक्स। बच्चों कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें किसी को? अब बच्चों देखिए कंफ्यूजन है तो थोड़ा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझसे रोक के पूछे, क्योंकि काफी सारे प्रैक्टिस वाले सवाल हो गए, अगर स्ट्रगल हो रहा है तो आपको पूछना पड़ेगा। 40 इंटू 4 माइनस एक्स, अब चूंकि ये बच्चों पीछे की तरफ एक्स शिफ्ट हो रहा है 50 किलो वाला, तो मैं लिख दूंगा 50 माइनस एक्स। अब बच्चों इसके साथ साथ मुझे प्लैंक का भी लिखना चाहिए, तो प्लैंक का मास है 90 और वो भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो माइनस है, बोलिए ठीक है ना? क्योंकि प्लैंक के पास भी मास है, कुछ सवालों में प्लैंक मासलेस रहता है तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं। फिर मैन ये भी पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, यहीं पे खड़ा खड़ा प्लैंक भी पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, और जो 60 किलो का इंसान है बच्चों, वो इस पोजीशन से उसको यहां तक आना है, 60 किलो के इंसान को इस पोजीशन से यहां तक आना है, तो अगर सॉरी इस वाले पोजीशन से 60 किलो के इंसान को बच्चों इस पोजीशन से, यानी ये जो इस वाली पोजीशन से 60 किलो के इंसान को पूरा शिफ्ट होकर यहां तक आना है, ठीक है, यहां तक, है ना? सर यहां तक क्यों आना है, यहीं तक क्यों नहीं आना है? क्योंकि जब पोजीशन इंटरचेंज होगी प्लैंक पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, तो जो ये ए बंदे की जो पोजीशन है ना, वो एक्चुअल में यहां हो गई नई पोजीशन, तो जो ये 60 केजी वाला है जो कि ओरिजिनली यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, उसको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो 4 तो पूरा चलना ही चलना है और प्लस एक्स और चल जाना है, तो जो 60 केजी वाला बंदा होगा वो पीछे की तरफ चलेगा, तो मैं लिख रहा हूँ प्लस 60, और ये बच्चों चलेगा माइनस ऑफ 4 प्लस एक्स, ये बनेगी पूरी इक्वेशन। बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 बराबर 160। कुछ भी डाउट है कि बच्चों ये पूछ सकते हैं आप कि सर ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चों माइनस 50x माइनस 90x तो माइनस 140x हो जाएगा, और ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 240 और माइनस 60x, ठीक है, तो 144, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 40x होगा बिल्कुल, हाँ 40x होगा, तो ये 180 हो गया, 180 माइनस 60 तो 240 हो जाएगा, तो 240x हम लोग इधर ले आते हैं, और इधर बचेगा बच्चों 160 माइनस 240, 160 माइनस 240, तो बच्चों मुझे तो लग रहा है कि ये माइनस 80 बच जाएगा, है ना? तो x की वैल्यू बच्चों ये बात तो सही है कि 1/3 आएगी, बट माइनस साइन के साथ आ रहा है बच्चों, यानी जो हमने माना था वो गलत है, तो 1/3 तो शिफ्ट होगा, ये बात सही है, लेकिन राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो बी ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने बताया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये बच्चों एक्सट्रीम फॉर्म है, मतलब इससे टफ कुछ नहीं हो सकता, ये
यही हो सकता है बस, कि इसमें इन्होंने सब चीजें आपसे टेस्ट कर ली कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता। चलिए, अब बच्चों थोड़ा सा इसमें और चेंजेस करते हैं। बोलिए बेटा, पूछिए। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, एब्स हाँ 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 हाँ, और क्या मतलब लगा सकते थे। हाँ, मतलब इस सवाल के लिए लगा सकते थे। बाकी मान लो अगर 2 ऑप्शन लेफ्ट वाले रख देता या राइट वाले 2 ऑप्शन रख देता तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता। हाँ, बाकी ठीक है, एक अच्छा आइडिया है कि अगर मान लो ऐसे सिचुएशन मिल जाए तो आप बिल्कुल राइट में लगा के बढ़ सकते हैं। बच्चों एक और सवाल, थोड़ा-सा सेम कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा-सा डिफरेंस। करना है क्या? लिख रहे हो क्या आप? बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐड किया हुआ है मास ऑफ प्लैंक। हुँ, हुँ। आइए बच्चों, एक बिल्कुल मान सकते हो, सेम ही चीज़ बनेगा ना 90 और 50 140 140 माइनस एक्स। हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, प्लैंक के साथ जोड़ लीजिए उसको। आइए बच्चों, एक और सवाल। अब बच्चों इसमें थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होगा, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। सवाल में बच्चों मान लीजिए इसकी लेंथ दी हुई है आपको कुछ 10 मीटर, जो बड़े वाला प्लैंक है उसका मास मान लीजिए बच्चों 4 किलो है और टॉप पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास मान लीजिए 2 किलो है और कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। हर जगह बच्चों स्मूथ सरफेस है, नो फ्रिक्शन एट ऑल। तो जब ये बड़ा वाला मतलब छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पे ग्रेविटी की वजह से स्लाइड करेगा, तो मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट होगी? क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा? पूरे सिस्टम का बोल रहा हूँ बच्चों, पूरे सिस्टम का। नहीं होगा? अच्छा, ठीक है। अम, थोड़ा-सा और स्पेसिफाई करता हूँ बच्चों। क्या बेटा? बोलिए, बोलिए, बोलिए। क्या बोल रहे हैं? लिखा हुआ है। क्या सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा इस पूरे सिस्टम का? चलिए मैं इसको थोड़ा-सा और ब्रेक डाउन करता हूँ। एक्स एक्सिस में नहीं शिफ्ट होगा या वाई एक्सिस में नहीं शिफ्ट होगा या आपको लगता है कि यार दोनों में नहीं शिफ्ट होगा? किसमें नहीं शिफ्ट होगा? एक्स में नहीं होगा, वाई में नहीं होगा या दोनों में नहीं होगा? दोनों में नहीं होगा? हाँ, एक और बच्चे कह रहे थे जी की वजह से। हाँ, बोलिए। देखिए बच्चों, अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो होगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? कौन से डायरेक्शन में एक्सटर्नल लग रहा है? नीचे की तरफ। देखिए बच्चों बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। देखिए सेंटर ऑफ मास बच्चों एक्स एक्सिस में शिफ्ट नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। कारण क्यों सर? क्यों नहीं होगा? मुझे आप बताओ बच्चों कि हाँ, अगर आप पूरे सिस्टम को देखिए, पूरे सिस्टम को देखिए, इस पूरे सिस्टम को देखिए, क्या इसमें कोई एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। केवल एक ही लग रहा है बच्चों, वो ग्रेविटी भी 4 किलो में वर्टिकली डाउनवर्ड है, 2 केजी में भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो 2 फोर्सेस लग रहे हैं जो अर्थ लगा रही है और वो एक इंटरनल फोर्सेस नहीं, वो एक्सटर्नल है, अर्थ लगा रही है इन दोनों पे। तो उसका इफेक्ट कोई एक्स एक्सिस में नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में शिफ्ट नहीं होगा। अगला सवाल आप सभी के लिए मैं पूछ रहा हूं, मतलब जो मैंने बताया है उसका कॉन्ट्राडिक्ट बोल रहा हूं कि अगर आप देखें तो बच्चों नॉर्मल तो लग रहा है 2 किलो पे और नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या सेंटर ऑफ मास का एक्स एक्सिस पे? मैं देखिए, बहुत बढ़िया, नॉर्मल इंटरनल फोर्स है, क्योंकि ये इस पे नॉर्मल लगाएगा तो ये इस पे नॉर्मल लगा देगा नीचे की। एक्शन रिएक्शन, तो नॉर्मल का इफेक्ट उस पूरे सिस्टम पे नहीं आएगा, इसलिए एक्स एक्सिस में लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो है। नॉर्मल का कंपोनेंट जरूर आएगा लेकिन नॉर्मल इंटरनल है, क्योंकि जितना इस पे नॉर्मल उतना ही इस पे नॉर्मल, तो पूरे सिस्टम पे नेट नॉर्मल जीरो।
लेकिन अगर आप पूरे सिस्टम पे देखें, इस पूरे सिस्टम पे, तो वाई एक्सिस में बच्चों फोर्स लग रहा है और वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे वाई एक्सिस पे फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटी इंटरनल नहीं बनेगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी लगा रही है अर्थ। तो ये दोनों भी अर्थ पे उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन अर्थ हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हमारे सिस्टम में यही दो ब्लॉक हैं बस। तो ग्रेविटी यहां पे एक्सटर्नल हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास, अब बताओ बच्चों, वाई एक्सिस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा या नहीं होगा? वाई एक्सिस में होगा शिफ्ट। कारण समझ में आया बच्चों आपको सभी को कि वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा, एक्स एक्सिस में शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक्स एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। चलिए, अब सवाल में बोला गया बच्चों की 2 किलो को छोड़ दिया गया, 2 किलो नीचे आता है। आप बता दीजिए कि जब ये 2 किलो नीचे आएगा तो बड़ा वाला ब्लॉक कितना पीछे चला जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा बच्चों आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। इसी से मिलता जुलता अगला सवाल दूंगा, तो फिर आपको उस सवाल को खुद से करना है। इसको मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। हाँ, वो वही तो वाई डायरेक्शन में फोर्स है ना। ठीक है, आइए बच्चों ध्यान से सुनिए। सीखते चलिए बच्चों, है ना। जो भी कंफ्यूजन है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप बिल्कुल बेझिझक होकर सब पूछिए मेरे साथ, सारा डिस्कशन करिए, बस आपको सीखना है चीजें, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से बच्चों, 2 किलो का मास है, वो यहां से चलना शुरू करता है। तो बच्चों ये शुरुआत की पोजीशन है, जब वो लैंड कर जाएगा ग्राउंड पे तो वो कुछ ऐसे लैंड करेगा, मानते हो बेटा? ठीक है, जब ये ऐसा चलना शुरू करेगा तो ये पीछे चलना शुरू करेगा, तो शुरुआत यहां कर रही है, लैंड यहां पे होगा, है ना। तो मैं अगर आपसे पूछ दूं कि ये इनिशियल पोजीशन थी ब्लॉक की, ये फाइनल पोजीशन है ब्लॉक की, और ये कुछ मान लेते हैं एक्स पीछे की तरफ चला गया है, ये कुछ एक्स पीछे की तरफ चला गया है। तो मेरे कुछ सवाल है बच्चों आपसे, तो आप सभी ने बोल दिया कि इनिशियली रेस्ट पे था और सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में शिफ्ट नहीं होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम टोटल इंटू डी एक्स सी एम बराबर एम वन डी एक्स वन प्लस एम टू डी एक्स टू। तो चूंकि एक्स एक्सिस में शिफ्ट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास, तो ये जीरो हो गया। अब बताइए बच्चों, ब्लॉक के लिए, ब्लॉक का मास है 2 किलो। अब मुझे बताइए ब्लॉक एक्स एक्सिस में कितना शिफ्ट हुआ है, ब्लॉक एक्स एक्सिस में कितना चल गया है बच्चों? इसका जवाब आपको देना है। ब्लॉक एक्स एक्सिस में, छोटे वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं बेटा, 2 kg वाले। 10 + x, 10 - x, कितना चल गया एक्स एक्सिस में बच्चों? 10 - x, बिल्कुल सही है, 10 - x इसका आंसर होगा। सर ऐसे कैसे 10 - x क्यों हो गया? देखिए मेरी बात बच्चों ध्यान सुनिएगा, ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन बच्चों यहां पे है, ठीक है, यानी यहां पे है ब्लॉक, और फाइनली बच्चों ब्लॉक यहां पहुंच गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी लेंथ बच्चों 10 मीटर है, ये जो पूरी लेंथ है ये 10 मीटर है, मतलब कहने का यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर है, और ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनली यहां पहुंच गया। तो एक्चुअल में बच्चों ये टोटल 10 मीटर है, और बड़ा वाला ब्लॉक इधर शिफ्ट हो गया, तो इफेक्टिवली छोटा वाला ब्लॉक 10 - x ही चला है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ रहा है ये भी तो इधर शिफ्ट हो रहा है, तो 10 + x नहीं होगा, 10 - x होगा। बोलिए क्लियर है क्या सबको? और M2, M2 मतलब 4 किलो, तो 4 किलो के बारे में बच्चों कितना लिखेंगे आप? उसकी पोजीशन में कितना शिफ्ट हो गया एक्स एक्सिस में? x प्लस x माइनस x, बड़े वाले के लिए माइनस x। बोलिए बच्चों समझ में आया है आप सभी को? तो ये जीरो बराबर देखिए जरा 20 - 2x -4x, बच्चों यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 20/6, यानी 10/3। और पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, इसका मतलब जो माना था एकदम सही है, ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगा और 10/3 शिफ्ट होगा। पूछिए बच्चों। ये हाँ हाँ, 10 - x क्यों किया, देखिए ठीक, ये देखिए यहाँ ये इनिशियल पोजीशन है ब्लॉक की, ठीक है, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई ब्लॉक की, है ना। अब ब्लॉक को आपने यहां से रिलीज किया, ब्लॉक चल के यहाँ पे पहुंचेगा, तो एक्चुअली ब्लॉक को जब आप रिलीज करेंगे, जैसे जैसे नीचे आएगा ये 5 kg वाला, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ठीक है, मतलब ये नीचे आता जाएगा और 4 kg वाला पीछे जाता जाएगा। तो जब फाइनली ग्राउंड पे पहुंच गया होगा तो ये सिचुएशन होगी, ऐसे ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। लेकिन जब तक ग्राउंड में पहुंचेगा तो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है पीछे कुछ एक्स आ चुका होगा, ठीक है। तो ये थी इनिशियल पोजीशन जहां से आपने ब्लॉक को रिलीज किया था, ये इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। और ये पीछे आ गया 10x, तो देखिए ये जो पूरी लेंथ है प्लेटफॉर्म की, ये 10 मीटर है,
ठीक है ना, ये पूरी लेंथ 10 मीटर है। ब्लॉक को आपने रिलीज किया, ब्लॉक फाइनली यहाँ पे पहुंच गया। ये x थी, है ना, ये ऑलरेडी x पीछे आ गया है, तो ये बची हुई डिस्टेंस 10 माइनस एक्स हो जाएगी वाली। तो देखिए यहां से शुरुआत हुई, खत्म यहाँ पे हुआ, वो 10 माइनस एक्स के बराबर है, क्योंकि ये पूरा 10 है और ये पीछे x आ गया, तो 10 माइनस एक्स। हाँ हाँ, फिर से बोलिए, समझ नहीं पाया मैं। एक्स एक्सिस बेटा कोई फोर्स ही नहीं है। देखिए इस पूरे सिस्टम पे अगर आप 4 kg और 2 kg को पूरा एक सिस्टम मान लें, तो केवल एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, पूरे सिस्टम पे। दिमाग में डाउट आपके एक आ सकता है कि सर एक कैसे बोल रहे हैं आप, क्योंकि नॉर्मल भी तो लग रहा है और 2g ग्रेविटी नीचे, लेकिन नॉर्मल इस पे भी लग रहा है, बड़े वाले ब्लॉक पे। जब पूरा सिस्टम लेंगे और इस पे ग्रेविटी नीचे की तरफ 4g और नॉर्मल ऑफ द ग्राउंड, तो ये दोनों नॉर्मल कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आप इफेक्टिवली देखो इस पूरे सिस्टम पे, तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन के ही फोर्सेस हैं, नॉर्मल और नॉर्मल ऑफ द ग्राउंड और ग्रेविटी। ठीक है, तो चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्सेस लग रहे हैं और इस वजह से चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही फोर्सेस हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन का ही सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस चेंज। बोलिए ठीक है। हाँ ठीक। डीपीपी तो यार सॉल्व कराना, आप लोग कहाँ तक डीपीपी हम लोग कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है डीपीपी इसकी, बहुत दिन हो गए। क्योंकि आपका सिलेबस हम लोग जितना टेस्ट में आ रहा है उसमें तो हम लोग ठीक चल रहे हैं, तो डीपीपीस कर सकते हैं लास्ट 15 मिनट में। कहाँ तक डीपीपीस हो गए मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, सेंटर ऑफ मास वाला नहीं आ रहा। बच्चों ये नोट कर लीजिए, तो मैं सवाल दे देता हूँ फिर आपको इस पे एक। ठीक। वाई एक्सिस में कितना शिफ्ट होगा वो समय पे डिपेंड करेगा। जैसे वाई एक्सिस को आप बिल्कुल इसमें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर नेट फोर्स एफ नेट डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो नेट फोर्स जितना लग रहा है वो लिख के और टोटल मास से डिवाइड करके एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, और एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम कर देंगे तो कितना शिफ्ट आएगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल के और फिर निकालना पड़ेगा। या आप एक काम करो, आप ये सब भी मत करो। बच्चों एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर सेंटर ऑफ मास वाई में कैसे निकालेंगे, तो आप बेटा ये देखो, ये इनिशियल लोकेशन है वाई की, है ना, और यहाँ पे वाई देखो फाइनली ग्राउंड पे आ गया है। ठीक है, ब्लॉक तो कितना पोजीशन शिफ्ट हुआ है, एच एच शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, और आप m टोटल इंटू dxcm बराबर m1 dx1 प्लस m2 dx2 कर लो। इस वाले ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा, बड़े वाले का, छोटा वाला केवल यहाँ से चल के नीचे आया है। तो m टोटल इंटू dxcm बराबर m1 dx1 प्लस m2 dx2। तो m2 का शिफ्ट नहीं हुआ है, केवल यही शिफ्ट हुआ है, तो आप इजिली निकाल। हम्म, हाँ तो सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा बेटा, लेकिन पढ़ाई करेंगे हम लोग, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है ना फाइनल एग्जाम से पहले। एनएलएम और भी वर्क एनर्जी पावर भी आ रहा है ना बच्चों। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग से अटैच्ड एक ब्लॉक है। घबरा मत जाइएगा बच्चों, बहुत आसान सवाल है, जो मैंने पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है, जो अभी पिछला कॉन्सेप्ट किया ना उसी पे बेस्ड है। नहीं नहीं, पूरा आएगा बेटा, पूरा। बच्चों ये जो लेंथ है थ्रेड की, ये 2 मीटर है। रिंग का मास बच्चों 1 किलो है, और जो ब्लॉक का मास है बच्चों 4 किलो है। ठीक है, कहीं पे कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है। रिंग मतलब बच्चों छल्ला नहीं होता, जैसे रिंग छल्ला टाइप का, तो ये मान लीजिए थ्रेड है या रॉड है, इसमें एक छल्ला ऐसे है, और उसको उस छल्ले से आपने एक थ्रेड से एक ब्लॉक अटैच कर दिया है। तो अब आप इसको रिलीज करेंगे, तो बच्चों क्या लगता है आपको क्या होगा? जैसे आप इसको रिलीज करेंगे तो ब्लॉक नीचे आएगा और रिंग आगे जाएगी, यही होगा ना। आप इसको रिलीज करेंगे तो ब्लॉक नीचे आएगी, रिंग आगे जाएगा, और
कुछ टाइम के बाद बच्चों ये सिचुएशन हो जाएगी कि ब्लॉक वर्टिकल हो जाएगा, कुछ देर के बाद ऐसी सिचुएशन होगी कि रिंग यहाँ पे कहीं पे होगी और ब्लॉक ऐसा वर्टिकल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आने तक आप बताओ रिंग कितना शिफ्ट हो जाएगी? आपको पोजीशन ऑफ द रिंग में कितना शिफ्ट आएगा वो बताना है। चलिए शुरू हो जाइए बच्चों। आपको बताना है कि जब ये ब्लॉक रिलीज करेंगे तो ब्लॉक ऐसा वर्टिकल होगा और रिंग आगे बढ़ेगी। तो जब ब्लॉक वर्टिकल हो गया है तो रिंग बच्चों यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी। आपको बताना है रिंग कितना आगे चल के आ जाएगी जब ब्लॉक वर्टिकल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, m टोटल इंटू dxcm बराबर m1 dx1 प्लस m2 dx2। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेज नहीं है। नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो चलिए लगाइए दिमाग। 6/5 बता रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया भाई। ये बदमाश लेफ्ट में कैसे शिफ्ट होगा? हाँ राइट। 8/3? अरे नहीं नहीं, 8/3 तो बेटा 2 से ऊपर आ जाएगा, 2 से कम ही आंसर आना चाहिए। 5/2? 8/5? 8/5? अच्छा चलो बच्चों एक एक लाइन करके समझते हैं। पहला सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा जाएगा m टोटल इंटू dxcm बराबर m1 dx1। पहले मुझे बता दो क्या x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा या नहीं होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। कारण ये है कि कोई भी x एक्सिस में फोर्सेस नहीं है। अब आपके दिमाग में बन रहा होगा सर ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, टेंशन इधर लगेगा और ब्लॉक पे टेंशन इधर लगेगा। लेकिन समस्या ये बच्चों ये टेंशन इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, देखो एक्शन रिएक्शन। हाँ, तो कोई नहीं, ग्रेविटी लगेगा, बिल्कुल इस चीज को मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि ग्रेविटी लगेगा। और इस ग्रेविटी लगने की वजह से वाई डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। लेकिन हमें वो निकालना ही नहीं है, हमें हमें तो केवल ये पूछा गया है ना कि रिंग कितना एक्स एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगी। तो ठीक है, एम टोटल इंटू डीएक्सीएम 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्सेस नहीं है। दूसरा देखिए बच्चों ध्यान से, रिंग का मास 1 किलो है। कुछ देर के बाद बच्चों रिंग इधर आ जाएगी यानी एक्स चल जाएगी राइट की तरफ। तो मैं रिंग के लिए लिख रहा हूं बच्चों 1 इंटू प्लस एक्स। बोलो ये ठीक है? बताओ, रिंग के लिए ठीक है ना, m1 इंटू dx1? ठीक। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये पूरी लेंथ 2 मीटर है, ये पूरी चीज 2 मीटर है। जैसे ही आपने रिलीज किया तो रिंग इधर आ गई और ब्लॉक ऐसे आ गया। तो अगर ये x है तो बच्चों ये कितना है? टोटल 2 है, ये x है, ये 2 माइनस एक्स होगा। और ब्लॉक बच्चों देखिए तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रिंग गई है आगे की तरफ, ब्लॉक गया है पीछे की तरफ। तो ब्लॉक का मास है बच्चों 4 kg। कुछ मदद करना चाहेंगे बच्चों आप लोग? क्या लिखूं मैं आगे? बोले ठीक है। अब देखिए बच्चों, तो ये बन जाएगा 0 बराबर x बच्चों -8 और +4x। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +4x। और कैलकुलेशन एकदम सही है। तो बच्चों x प्लस x तो 5x, तो 8 बराबर 5x आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8/5 आएगी। कुछ बच्चों ने बता दिया था मुझे, बहुत धन्यवाद है आपको भाई। 1.6 मीटर इसका आंसर है। कितने बच्चों का आ गया था? दिख तो नहीं रहे हो बच्चों क्योंकि इक्का दुक्का कहीं कहीं पे हो। बता सकते हैं आप माइक में नाम हम अगर बताना चाहें। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। आयुष,
नवाजीश। निखिल निखिल, बहुत बढ़िया, बधाई हो निखिल। गुड गुड गुड, जिनका भी आ गया तो बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आइए बच्चों, तुम लोग का दिमाग चल रहा होगा। 4 मिनट है बच्चों में, थोड़े थोड़े थेरेटिकल पॉइंट्स आपको बता देता हूं, उसके बाद हम लोग 3 रह गए। अच्छा चलिए बच्चों, कल मिलेंगे और कल और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट की तैयारी करिए बच्चों, इस बार काफी समय मिला यार। इस बार तुम लोग, मेजर टेस्ट है या माइनर है बच्चों? 23 सवाल आएंगे या 45 आएंगे इस बार? 50 सवाल बच्चों। यार इस बार कोशिश करो कि 45 में से कम 42, 43, 44 थोड़ा सही हो जाए। और सवाल वो क्या कहते हैं बच्चों, एक चीज हाँ, कि पेपर इस बार थोड़ा सा बच्चों हो सकता है टफर साइड आए, क्योंकि समय आपको काफी मिल गया है, तो थोड़ा सा उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। एक सवाल किसी बच्चे ने, हाँ हाँ, वो मिड पॉइंट वाला ना, यही यही वाला पूछ रहे थे आप कि बीच में मिलते हैं तो क्या होगा, यही पूछ रहे थे आप? बाय बेटा, बाय बाय। कौन सा सवाल पूछ रहे थे भैया आप? 30 kg ये वाला, ये था? बीच में मिल रहे हैं वही वाला था क्या? 40-20, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला 40-20। हाँ, तो आप नोट नहीं कर पाए थे या कुछ डाउट है आपको? हाँ लिख लीजिए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, बता रहे बेटा। हाँ, कोई कुछ और पूछ रहा था, बोलिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, अलीगढ़ पाठशाला में बता रहा हूँ। कुछ और, एक बच्चे कुछ और बोल रहे थे। हाँ हाँ, बोलिए। बच्चे तो कह रहे 50 क्वेश्चन आ रहे, मेजर ही है बेटा। बोलिए बेटा। चलिए, एक बढ़िया सवाल है, दो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो आप उससे मत परेशान हो। देखो जैसे सवाल कर रहे, जैसे यही सवाल है, ठीक है, कि 40 किलो, 20 किलो और 70 किलो का प्लैंक है। बाय बेटा, बीच में मिलते हैं, आप बताओ किधर प्लैंक शिफ्ट होगा। तो आपको इस चीज का बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मैं सर लेफ्ट मानू, आप कहीं से भी शुरुआत करो, आप लेफ्ट मान लो। ठीक है, जैसे इस सवाल के लिए मैंने पीछे की तरफ मान लिया कि शिफ्ट हो गया है। अब देखिए, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये जो इसकी पोजीशन है ओरिजिनल, अब उसको चलना है तो बेटा देखिए, अगर ये पूरा प्लैंक नहीं मूव करता और इसको बीच में आना होता तो ये पूरा 6 मीटर चलता। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, प्लैंक भी पीछे आ रहा है, तो वो 6 मीटर से कुछ कम चलेगा। तो जैसे पूरा 6 है, मान लीजिए एक्स पीछे आ गया, तो अब ये जो पर्सन है वो 6 - x चलेगा। तो देखिए मैंने 6 - x लिखा है, ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा फिक्स होता तो ये 6 मीटर चलता, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये पीछे आ गया है, तो ये कुछ 6 मीटर से कुछ कम चलेगा। हाँ हाँ, उसका कारण ये है कि सवाल का स्टेटमेंट चेंज है ना, इसमें ये है कि ये ए और बी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं और मिड पॉइंट पे मिलते हैं। जो पिछले वाले सवाल थे, उनमें मैंने क्या किया था कि बोल दिया था कि ए बी के पास पहुंच जाता है और बी ए के पास पहुंच जाता है, पूरा इंटरचेंज हो जाता है। इस वाले सवाल के लिए दे मीट एट मिड पॉइंट, देखो मैंने लिखा है ए एंड बी मीट एट मिड पॉइंट ऑफ प्लैंक, फाइंड शिफ्ट। ठीक है ना, तो ये अंतर है। तो देखिए, चूंकि इसमें +6 - x है, अब मान लेते हैं कि प्लैंक जो है पीछे गया है, तो देखिए प्लैंक की पहले सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ पे था, प्लैंक पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया x, तो 70 - x क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और 70 क्यों? क्योंकि प्लैंक का मास 70 किलो है। अब ये जो इधर वाला बंदा है, इसको चलना पड़ेगा 6 + x, क्योंकि उधर चला गया ना, प्लैंक इधर आ गया, तो मिड पॉइंट इधर हो गया, तो ये चलेगा 6 + x। 6 + x चलेगा और माइनस साइन के साथ चलेगा 6 + x, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस लगा दिया। फिर सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। जिनको तकलीफ है बच्चों, जिनके आंसर्स नहीं आ रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, प्लीज जितने सवाल मैंने कराए हैं आप घर पे जाके फिर से करिए। नहीं आता है, आप डिस्कशन देख लीजिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू।